मेरा नाम है संजय सिगड़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसएस एजुकेशन पाठशाला। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जो कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। उसको हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हर संगठन के बारे में जो उसकी मोटी मोटी बातें हैं, उसकी स्थापना के उद्देश्य हैं, वो संगठन क्या कार्य करता है, उसके सदस्य देश कितने, उसके बारे में एक एक करके हर संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा ये 8वां संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इससे पहले हमने पढ़ा था वर्ल्ड बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसकी फुल फॉर्म है IMF की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो वर्ल्ड बैंक के और IMF है, इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है उनका इतिहास एक समान है दोनों का। तो अगर मैं इसको आपको पहले बता देता हूँ कि अगर इस चैनल पर जो कोई कोई पहला व्यूअर है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी समय आने वाली वीडियो आपको सही समय में मिलता रहे। क्योंकि जितने भी दुनिया के महत्वपूर्ण संगठन है, 20-30 जितने भी महत्वपूर्ण संगठन होंगे, इस चैनल के ऊपर आपको इस सभी संगठन की वीडियो एक ही जगह मिल जाएगी। तो सबसे पहले किस संगठन के बारे में हम जो महत्वपूर्ण बिंदु किन पर हम चर्चा करेंगे वो आपको मैं पर बता देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि इसका निर्माण का इतिहास क्या है, यानी इसके किस निर्माण का इतिहास क्या रहा, इसके निर्माण की आवश्यकता किस लिए पड़ी थी। उसके बाद देखेंगे कि कोटा प्रणाली क्या है। उसके बाद मुख्य उद्देश्य क्या है, IMF के निर्माण के उद्देश्य क्या थे, और IMF के कार्य क्या है। और उसके बाद देखेंगे वर्ल्ड बैंक और IMF में अंतर, क्योंकि दोनों एक ही संधि के तहत स्थापित हुए, एक ही ईयर में स्थापित हुए थे। तो इनके बीच में जो कार्य का अंतर है वो बहुत बेसिक अंतर है, बहुत मतलब बेसिक क्या, बहुत बारीक अंतर है। उसको लगता है कि दोनों समान कार्य करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक बहुत बेसिक और एक बहुत बड़ा अंतर है। तो सबसे पहले देखते हैं इस निर्माण का इतिहास। मैंने आपको पढ़ाया था वर्ल्ड बैंक, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा इसके निर्माण का इतिहास क्या था। तो अगर कोई नया देख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके निर्माण का इतिहास क्या है। कि जैसा कि आपको पता होगा इस बात का कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939-1945 के बीच। उस पता है कि आपको अगर युद्ध होता है तो किसी भी देश के बहुत से रिसोर्सेस को नुकसान होता है, जैसे कि पैसा का हो गया, आर्थिक संसाधन भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी जो मुख्य रूप से देश का नुकसान होता है वित्तीय, यानी कि देश आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो जाता है, काफी गरीब हो जाता है। तो इसी के चलते जो सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है तो बहुत से देश काफी गरीब हो जाते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था काफी लो हो जाती है, उनका आर्थिक विकास में बिछड़ जाते हैं, ठीक है, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, इस प्रकार। क्योंकि हर देश की जो नींव होती है वो हमेशा एक आर्थिक विकास को ऊपर टिकी होती है। अगर आर्थिक विकास देश को बिछड़ जाएगा तो देश हर क्षेत्र में धीरे धीरे बिछड़ना शुरू कर देता है। तो इसी के चलते फिर 1944 के अंदर एक प्लान होता है कि जो सदस्य थे, यानी कि जो देश बिछड़ गए हैं उनको, यानी कि उनको विकास की पटरी पर लाने के लिए, विकास के राह पर लाने के लिए कुछ एक ऐसी संस्था हो जो उनको वित्तीय सहायता दे सके, उनको पैसा मुहैया करा सकता, कि वे अपने देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर पैसा लगा के उसका निर्माण करके फिर विकास की राह पर आगे बढ़ सके। तो उसी के चलते 1944 के अंदर 1944 के अंदर एक सम्मेलन होता है। 1944 के अंदर जो अमेरिका का एक शहर है ब्रिटेन वुड, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा है कि ब्रिटेन वुड के अंदर सम्मेलन होता है 1944 के अंदर। इसमें अंदर 45 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। उनका इकट्ठा होने का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए कि जो युद्ध के दौरान देश गरीबी की मार झेल रहे हैं उनको वित्तीय सहायता दी जा सके। तो फिर इसी के चलते इसी के तहत एक दो संस्थाओं निर्माण का सहमति बनती है। कि एक तो होता है वर्ल्ड बैंक, जो हमने पिछले वाले वीडियो बना दी, इसकी अगर आपको देखनी हो तो लिंक प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। दूसरी संस्था होती है IMF। दो संस्था का निर्माण होता है और दोनों संस्था का निर्माण होता है एक ही सम्मेलन के तहत, 1944 के ब्रिटेन वुड सम्मेलन के तहत। इसके बाद निर्माण हो गया, यानी निर्माण हो गया। इसके निर्माण के दौरान इसके 45 प्रतिनिधि इसके अंदर भाग लेते हैं। तो इसकी फिर उसका निर्माण यानी कि सहमति बन गई, फिर इसकी स्थापना होती है। IMF की 27 दिसंबर 1945 में स्थापना हो जाती है। इसकी स्थापना होती है जो अमेरिका है उसके अंदर, इसका मुख्यालय अमेरिका के अंदर इसकी स्थापना होती है, यानी कि जिसका मुख्यालय बनता है फिर वो इसका अमेरिका का वाशिंगटन DC के अंदर। वर्ल्ड बैंक का उधर ही है और IMF का भी उधर ही है। उसके बाद फिर 1945 के अंदर स्थापना होगी। फिर 1 मार्च 1947 से 1 मार्च लगभग 2 साल बाद से 1 मार्च 1947 से सदस्य देश जो इसके देश हैं
उस सदस्य देश होते हैं इसकी आईएमएफ की, उनको वित्तीय सहायता देना शुरू कर देता है। यहाँ तक ये बात आपको क्लियर रही। उसके बाद एक क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये देश है जो वित्तीय सहायता देता है आईएमएफ, तो आईएमएफ के पास कहीं से पैसा आता होगा कि इसको फिर इसके पास पैसा कहाँ से आता है। तो जो आईएमएफ है, जो इसके सदस्य देश है, वो ही इसके अंदर पैसा देते हैं। यानी कि हर देश अपनी जो इसकी अर्थव्यवस्था है वो अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से पैसा देता है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा देता है वो देता है अमेरिका, यूएसए। उसके बाद नंबर 2 पे देता है चाइना, चीन, और इसी के चलते भारत का स्थान आता है इसके अंदर 8वां। तो ज़्यादा चीन दे, यूएसए, फिर चीन, और इसी के चलते भारत स्थान आता है 8वां। यानी ये देश ये मिलकर सदस्य देश के अंदर पैसा डालते हैं, फिर इनसे कोई सदस्य देश चाहता है तो कोई वो पैसा ले सकता है। ठीक है। उसके बाद मैंने इसका मुख्यालय बता दिया। इसके अंदर देश की संख्या वर्तमान में 190 देश है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है ये कोटा प्रणाली क्या होती है। जो ये देश है इनके अंदर कोटा प्रणाली सिस्टम होती है। वर्ल्ड बैंक के अंदर भी इसी प्रकार सिस्टम होता है और आईएमएफ के अंदर कोटा प्रणाली होती है। तो कोटा प्रणाली बड़ा सिंपल सिस्टम ये होता है कि जो देश ज़्यादा पैसा देता है, यानी कि आईएमएफ के अंदर, इस बैंक के अंदर जो देश ज़्यादा पैसा डालता है उसका वोट वैल्यू ज़्यादा होती है। अब आप इस प्रकार समझो कि मान ले कोई 10 व्यक्ति, मान लो कोई आप 10 व्यक्ति कोई व्यापार शुरू किया, और मान लो उसने सपोज करो कि उसने 1 लाख रुपए इकट्ठे किए और 10 व्यक्ति हैं, 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, 1 लाख इकट्ठे हो गए। अब मान लो एक व्यक्ति ने इसके अंदर 50,000 रुपए दिए और बाकी जो 9 है उनने मिलकर 1,50,000 रुपए इकट्ठे किए। तो जब उसकी जो व्यापार के अंदर जो लाभ प्राप्त होगा, जिस व्यक्ति ने 50,000 रुपये दिए थे, तो उस व्यक्ति को लाभ भी सबसे ज्यादा उसी को मिलेगा। ठीक है। और जो बाकी 50,000, जो 9 है उनके अंदर जो बाकी लाभ आए वो उनके अंदर बट जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये हो जाता है कि जो देश आईएमएफ के अंदर जितना पैसा ज्यादा देगा उसकी वोट वैल्यू ज्यादा होती है। इसी के चलते यूएसए, उसकी वोट वैल्यू लगभग 22% के आसपास है, और जो भारत की वोट वैल्यू है वो 2.76% के अंदर है। क्योंकि भारत उसके अंदर 1% में 0.8% पैसा देता है, और जो यूएसए वो लगभग 20% के 20-21% के आसपास पैसा देता है। तो उसकी चलते उसकी वोट वैल्यू काफी ज्यादा है। ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या हो जाएगा कि अगर यूएसए 1 वोट देता है, तो यानी एक बार उसने अपना मत दिया, तो वो समझो कि उसने लगभग 20-22 वोट डाल दी 100 में से। और भारत अगर 1 वोट देता है तो भारत वोट डालेगा 2.76, यानी कि 3 वोट से भी कम, 100 में से 3 वोट से भी कम। और जब यूएसए वोट डालता है तो वो लगभग 1 वोट डालते ही उसका यानी कि 20 वोट काउंट हो जाएंगे, 20 से 22 वोट। ये इसकी कोटा प्रणाली सिस्टम होता है। उसके बाद होता है इसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि कोई भी संस्था होती है, स्थापित होती है, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो हमेशा होता ही। तो इसका बेसिक मुख्य उद्देश्य ये था कि ये जो सदस्य देश उनको वित्तीय सहायता दी जाए, आर्थिक सहायता दी जाए। और इनका जो जैसे वित्तीय सहायता हो गई, आर्थिक विकास ताकि लगातार करते रहे। यानी कि अगर कोई पैसे संबंधी समस्या हो तो इनको तुरंत पैसा प्रदान किया जाके और इनका आर्थिक विकास लगातार चलता रहे। उसके बाद जो सदस्य देश उनके अंदर से गरीबी मिटाई जाए, क्योंकि गरीबी जब मिटेगी तो देश लगातार आर्थिक विकास करेंगे, आर्थिक विकास हर क्षेत्र में डेवलप होंगे। क्योंकि जिस देश के आर्थिक कंडीशन अच्छी है, जिसके पास पैसे अधिक मात्रा में, वो देश हर क्षेत्र में अमीर होता है। जैसे यूएसए के पास पैसे कोई कमी नहीं, जैसे इस प्रकार चाइना हो गया, उसके पास पैसे कोई कमी नहीं है। इसी के चलते वो हर क्षेत्र में डेवलप हो चुके हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र में लगाओ, राजनीतिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, इसी प्रकार सब क्षेत्र के अंदर वो डेवलप हो चुके हैं। इसका उद्देश्य हो गया। उसके बाद इसके आईएमएफ के कार्य। अब आईएमएफ कार्य क्या करता है, जिस प्रकार वर्ल्ड बैंक है वो वर्ल्ड बैंक अलग अलग कार्य करता है, इसी प्रकार ये भी कार्य करता है। तो ये कार्य क्या है कि इसके अंदर कार्य हो जाएगा जो इसके उद्देश्य हो जाएंगे उनसे लगभग उससे संबंधित उसके कार्य हो जाएंगे। कार्य में क्या है कि वित्तीय सहायता देता है, सदस्य देशों को वित्तीय सहायता देता है। ठीक है। उसके बाद जिन देशों को वित्तीय सहायता दी गई है, जितने समय के लिए दी गई, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए,
फिर उनसे वो पैसे वापस भी लेता है, यानी कि वो पैसे देता है तो उनसे कुछ ऋण लेता है, लोन लेता है। सॉरी लोन नहीं, वो जो उनको वो बोलते हैं आप उसको ब्याज वगैरह ब्याज बोलते हैं, उसको उनसे ब्याज समेत वापस भी लेता है। ठीक है। उसके बाद जो सदस्य देश है उनमें सलाह संबंधी कार्य करता है, सलाह अपनी यानी कि सलाह भी देता है समय समय पर, किसी देश सड़क आवश्यकता है तो सलाह भी देता है। जैसे कि भाई कोई देश गरीबी घनी है तो उसको सलाह देगा भाई आपके देश में गरीबी अधिक मात्रा में हो तो गरीबी को कम करने के लिए कुछ इस प्रकार के कार्य किए जाए। या कुछ शिक्षा क्षेत्र में देश काफी पिछड़ा हुआ है, या कोई सामाजिक क्षेत्र में कोई काफी पिछड़ रहा है, या किसी देश के अंदर भुखमरी ज्यादा है, उनको सलाह देता है भाई आपके देश का ये कंडीशन हो रही है और आप इस प्रकार के कार्य करके इनको रोके। हो गया, यानी कि ये इसके कार्य हो जाएंगे, वित्तीय सहायता देना, सलाह देना और तकनीकी सहायता भी देना, इस प्रकार के इसके कार्य हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जो बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है, जो सबको ऐसा ही लगता है कि शायद वर्ल्ड बैंक और IMF समान कार्य करते हैं, इनके अंदर कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनके अंदर बहुत सिंपल सा अंतर ये है कि वर्ल्ड बैंक और IMF, इनके अंदर ये अंतर ये है कि जो वर्ल्ड बैंक होता है, एक तो जब लोन देता है सदस्य देशों को पैसा देता है वो काफी लंबे समय के लिए होता है, 20 साल 30 साल इस प्रकार होता है। ठीक है। उसके बाद ये सहायता देता है देश की परियोजनाओं की सहायता के लिए। देश मतलब कि देश विकास डेवलप धीरे धीरे कर रहा है और उसको पैसे की और आवश्यकता है किसी योजना चलाने के लिए, जैसे कि कोई रेल निर्माण कार्य हो गया, जैसे कि कोई सड़क निर्माण कार्य हो गया, या उसके बाद आप ऐसे मान लो कोई डैम बनाना है। ठीक है। इस प्रकार कोई अन्य योजना हो गई तो इस प्रकार योजना के लिए पैसे मिलते हैं वर्ल्ड बैंक से। भारत में काफी बार वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए हैं। और अब IMF से पैसे मिलते हैं, एक तो मिलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 2 साल 3 साल, उसके बाद वो उसको वापस देने पड़ते हैं। और जो इसके अंदर IMF से पैसा उसी समय मिलता है जब देश की अर्थव्यवस्था, देश की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो चुकी है, यानी कि अब वो यानी कि दिवालिया होने की कगार पे, यानी कि जो काफी जर्जर हो चुकी है उसकी वित्तीय अर्थव्यवस्था, यानी कि अब उसकी यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वो देश अब कतई यानी कि पैसे आर्थिक वित्तीय क्षेत्र में काफी लगभग डूब चुका है, क्योंकि उसको उभारने के लिए IMF से पैसे दिए जाते हैं। अब वो देश यानी कि वो देश अब धीरे धीरे उभर चुका है, अब उसको विकास की राह पे चलना है, तो विकास की राह पे चलने के लिए उसको फिर पैसे की आवश्यकता है, तो फिर वो पैसे मिलेंगे वर्ल्ड बैंक से। IMF से शॉर्ट टर्म के लिए पैसे मिलते हैं और वर्ल्ड बैंक से मिलते हैं काफी लंबे समय के लिए। तीन अंतर ये बेसिक अंतर ये हो जाता है। तो जो मैंने आपको समझा ये सारा IMF का है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संबंधित की वीडियो थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल संगठन हैं, जितने 20 हो 30 हो 40 जितने भी होंगे महत्वपूर्ण संगठन, UNO वगैरह होगी, UNO की जो महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं। हाँ, एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं साथ साथ, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ये IMF सॉरी ये UNO है, UNO की विशिष्ट एजेंसी है ये IMF। वर्ल्ड बैंक ये का नाम वर्ल्ड बैंक नहीं है, ये IMF है। ठीक है। इस प्रकार आप थोड़ा उसको ध्यान रख ले। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।